हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में 4 क्लासेस करा चुकी हूं। आज आपकी क्लास 5th है और इस क्लास 5th में मैं आपको स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के बारे में बताने वाली हूँ। ये आपका टॉपिक है स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके के देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा यानी स्वतंत्रता, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले हमारी जो शिक्षा थी वो शिक्षा कैसी थी। ठीक है, शिक्षा का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि कल संडे है और मैंने आपको बताया था कि कल संडे में आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, आपका चैप्टर फर्स्ट है महत्तम समापवर्तक और 3 अंकों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को भाग विधि और गुणनखंड विधि के द्वारा बताइए। तो इससे रिलेटेड मैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। यानी कि कल आपका टेस्ट है और आप उसको पढ़कर आइएगा। ठीक है, और ये टेस्ट आपका 2 बजे लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में। जो स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा थी यानी स्वतंत्रता से पहले किस तरीके की शिक्षा थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो सन 1600 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। आपको पता है 1600 ईस्वी में जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे भारत में क्या करने के लिए आई थी? व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य व्यापार ही था। यानी शुरुआत में जो कंपनी का जो मेन उद्देश्य था, मेन मोटिव था, वो था व्यापार करना। ठीक है, शिक्षा से कोई यहाँ लेन देन नहीं था। पहले क्या था? पहले इनका मतलब था सिर्फ और सिर्फ भारत में व्यापार करना। परंतु बाद में अपनी कंपनी ने धर्म का प्रचार करना भी जरूरी समझा। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही धर्म का प्रचार करना शुरू करें, यानी अपने धर्म को यानी ईसाई धर्म को फैलाएं। ठीक है, पूरे भारत में फैलाना शुरू करें, पूरे भारत को। ये क्योंकि ये क्या करना चाहते थे? भारत को अपने कब्जे में करना चाहते थे, अपने वश में करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी कंपनी को व्यापार चलाने के साथ साथ क्यों ना हम अपने धर्म का भी प्रचार करना शुरू करें। इन्होंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा। फिर इन्होंने क्या किया? उन दिनों ब्रिटिश कंपनी के प्रतिद्वंदी अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। यानी जो ब्रिटिश के जो कंपनी के जो प्रतिद्वंद थे, ब्रिटिश कंपनी के जो लोग थे, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तभी इंग्लैंड से मिशनरियों को भारत बुलाया। ठीक है, इंग्लैंड से जो मिशनरी थे, ठीक है, मिशनरियों को क्या किया गया? भारत बुलाया गया। इन ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। यानी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य उद्देश्य हो गया था। यानी ये चाहते थे कि हम अब भारत में अपने व्यापार को चलाने के साथ साथ लोगों को ऐसी शिक्षा दें जिससे हमारे धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके, जिसके लिए इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। अब लोगों के तक अपने प्रचार को पहुंचाना, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, अपने तरीके से भारत के लोगों को रखना, तो अपने यानी भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखना। तो ये इन्होंने सोचा क्यों ना हम शिक्षा दें लोगों को, ताकि वो लोग जब शिक्षित होंगे तो वो हमारे ही तरीके से होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास। इन्होंने शिक्षा में क्या प्रयास किया जिस लिए इनका जो है धर्म का प्रचार हो सके। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहला पॉइंट ये है कि मिशनरी जो थे, मिशनरियों ने जो हमारे ईसाई धर्म के थे, इन्होंने जो इंग्लैंड से आए हुए थे, इन्होंने मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में अनेक स्कूल की स्थापना की। यानी इन्होंने मद्रास में, मुंबई में और बंगाल में बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की। ठीक है, फिर क्या है? मिशनरियों ने सन 1729 ईस्वी में कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। ठीक है, इन्होंने कौन सा विद्यालय खोला? एक दान आश्रित विद्यालय खोला।
ठीक है। इसी प्रकार 1789 में एक फ्री यानी निःशुल्क स्कूल खोला। भाई जब निःशुल्क स्कूल होगा तो क्या होगा, जब फ्री में आप कहीं पर आपको शिक्षा मिल रही है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। ठीक है। इन विद्यालयों में यूरोपियन अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, यानी जो यूरोपियन अनाथ बच्चे थे उनको जो शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी फ्री में। ठीक है, क्योंकि वो अनाथ थे, उनका कोई नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर फ्री में शिक्षा दी जाती थी। फिर चौथा है कानपुर में भी दान आश्रित विद्यालय खोला। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक तो इन्होंने कलकत्ता में दान आश्रित विद्यालय खोला था और दूसरा जो इन्होंने दान आश्रित विद्यालय खोला वो कहाँ खोला, कानपुर में खोला। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जो धर्म का प्रचार करना शुरू किया, किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या हुआ, हमारे स्वतंत्रता के पूर्व क्या हुआ, कलकत्ता मदरसा खोला गया। कलकत्ता मदरसा, ये जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि कलकत्ता मदरसा कब खोला गया, इसकी स्थापना कब की गई और किसने की, ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था। ठीक है, चलिए तो ये पूछा गया कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई और कब इसमें किस मोटिव से यानी किस उद्देश्य से की गई, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। तो कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में, आपको पता है मदरसा जो है, मदरसा मकतब मदरसा आपने सुना होगा, और अभी नहीं सुना है तो आपने मुस्लिम युगीन शिक्षा, ठीक है, ये सब आपने पढ़ी होगी। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो आपका पेपर फर्स्ट है उसमें आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो जो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, किसी भी आप डीएल सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट से आपको कुछ भी पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से अलग डीएल सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो सन 1781 में, और आपको पता है जो मकतब और मदरसा जो है ये मुस्लिम युगीन शिक्षा थी, यानी मुस्लिम के लोगों को यहाँ पर प्रसार किया जाता था, मुस्लिम धर्म के लोगों का यहाँ पर प्रचार किया जाता था, उनके बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, ये हमारे पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जिसका उद्देश्य था मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के योग्य बनाना था। यानी जो मुस्लिम बच्चे थे, यानी मुस्लिम युगीन जो बच्चे थे, उनको क्या किया जाता था, उनको अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बनारस संस्कृत कॉलेज। जो बनारस संस्कृत कॉलेज जो है इसकी स्थापना किसने की, ये पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। क्या कहा जाता है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, किस उद्देश्य से की गई, ठीक है, कब हुई, किस सन में हुई, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है वो सन 1791 में कहाँ हुई, बनारस में हुई। किसने किया, जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना, यानी जो हिंदू जनता थी उसका प्रेम प्राप्त करना, प्रेम अर्जित करना, हिंदू धर्म के परंपराओं की रक्षा करना, यानी हिंदू धर्म में जो भी परंपरा होती हैं उनकी रक्षा करना, न्यायाधीशों के सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। ठीक है, यानी जो हमारा न्यायाधीश है उसकी सहायता के लिए जो योग्य हिंदू यानी जो शिक्षित हिंदू हैं उनको क्या करना, जो शिक्षित होने के लिए योग्य हैं उनको शिक्षित करना था। फिर क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके बाद हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज आया जिसको खुद ही जो हमारे हैं लॉर्ड वेलेंजली ने स्थापित किया था। ठीक है, तो सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेंजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पूना संस्कृत कॉलेज, यानी पूना में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। अब इसकी स्थापना कब हुई, किसने की और क्यों खोला गया। ठीक है, तो सन 1821 में पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं। ये जो मिशनरी स्कूल जो खोले गए थे, जो हमारे इंग्लैंड के लोग जो आए थे, ठीक है, जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो उनका स्कूल खोलने की क्या विशेषता थी, क्या उद्देश्य था जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल खोला। तो
उनका जो उनकी जो ये जो विशेषता थी वो ये थी कि इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। यानी यहाँ पर जो ईसाई धर्म की शिक्षा होती थी यहाँ पर अनिवार्य रूप से दी जाती थी। और एक चीज़ यहाँ पर थी, पता है क्या, इस जो यहाँ पर जब स्कूल खोले गए तो यहाँ पर क्या था, भारत में क्या किया गया था कि भारत के लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे सिर्फ उन्हीं का एडमिशन यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, तो इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अभी बता दी, अनिवार्य रूप से की जाती थी। दूसरा पॉइंट ये है, बालकों को पुस्तकें व लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। यानी बालकों को जो पुस्तकें दी जाती थी और जो लेखन सामग्री जैसे पेन वगैरह है और जैसे कॉपी हैं, ये सभी क्या है, फ्री में दी जाती थी। जब आप किसी को फ्री में कोई चीज़ दोगे तो वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अगर उसको किसी चीज़ की मान लो शिक्षा की ज़रूरत है और आप उसको फ्री में दे रहे हो तो वो बिल्कुल लेना चाहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर जो है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। फिर क्या है, कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, इनमें भारतीय व अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और व्याकरण शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये जो है, ये जो हमारा जो ये मिशनरी स्कूलों की जो विशेषता है, जो हमारा जो स्कूल खोलने का जो श्रेय है ये इन्हीं को दिया जाता है, मिशनरियों को, इंग्लैंड के मिशनरियों को ही दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। इन्होंने भारत में केवल अंग्रेजी भाषा का ही नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि इन्होंने इतिहास को भी पढ़ाया, भूगोल को भी पढ़ाया, गणित, विज्ञान, व्याकरण की भी शिक्षा इन्होंने दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। अब यहाँ पर क्या था, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि इनका मेन जो मोटिव था वो था जो है लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर लोगों को इंग्लिश बोलना आना चाहिए, अंग्रेजी बोलना यहाँ पर पढ़ाना, अंग्रेजी पढ़ना क्या था, अनिवार्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास। यानी जब हमारे चार्ल्स ग्रांट आए तो उनका क्या शिक्षा में प्रयास था, उन्होंने शिक्षा में क्या क्या कोशिश की, शैक्षिक क्या क्या प्रयास बताए। ठीक है, तो चार्ल्स ग्रांट ने क्या बताया, चार्ल्स ग्रांट ने कहा, चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, इसलिए इनको इनका जन्मदाता माना जाता है। और ग्रांट ने अपनी पुस्तक में कहा भी है कि अज्ञानता का विनाश करने का एकमात्र उपाय शिक्षा है। यानी लोगों के बीच जो ज्ञान नहीं है, लोग जो अज्ञानता है उसको खत्म करना ही एकमात्र उपाय क्या है, शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से हम लोगों के अंदर जो उनके अंदर जो अज्ञानता भरी हुई है, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ज्ञान हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रांट ने भारत में शिक्षा के प्रसार पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने भारत में विदेशी पौधे रोपने का कार्य किया। ग्रांट ने 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की हैं, वो कौन कौन सी है। इन्होंने कहा कि भारत में विद्यालयों की स्थापना की जाए। ठीक है, जो हमारा भारत है तो भारत में विद्यालयों की स्थापना की जाए, इन्होंने इस बात पर चर्चा की। दूसरा इनका जो सूत्र था वो ये था, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करना। देखिए मैंने भी बताया कि जब हमारा स्वतंत्रता से पूर्व जब शिक्षा चल रही थी तो वहाँ पर अंग्रेज क्या करना चाहते थे, भारत को अपना गुलाम समझते थे, भारत को अपना गुलाम मानते थे। तो वो चाहते थे कि मेरी तरीके से शिक्षा चले और मेरे धर्म का प्रचार प्रसार लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करना चाहते, वो उनका कहना था कि शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, उनका ये मकसद था। ठीक है, लोगों को अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेजी में ही चीज़ों को सिखाया जाए, अंग्रेजी ही शुरू की जाए। नेक्स्ट था अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। चौथा उनका जो सूत्र था वो ये था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। उनका जो मेन मकसद था वो था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तीसरा था पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। ठीक है, तो ये थे हमारे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें, यानी हमारी स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा किस तरीके से थी। तो स्वतंत्रता से पहले शिक्षा जो थी वो इसी तरीके से थी। इनका जो मेन मकसद था लोगों का वो ये था कि जो ब्रिटिश शासन करने आए थे उनका मतलब यही था कि लोगों तक अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, उनका प्रचार, उनका प्रसार करें, लोगों तक अंग्रेजी के माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाए, यानी अंग्रेजी सिखाया जाए। ठीक है, और
लोगों तक उनके धर्म का, यानी उनके जो ईसाई धर्म था उनका, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, ठीक है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के माध्यम से ही वो अपने धर्म का प्रचार कर सके। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, शिक्षा का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है वो मैंने सब यहाँ पर आपको बता दी हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया है। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो एकदम परेशान मत होइए। जैसे मैंने आपका फर्स्ट सेमेस्टर एकदम हंसते खेलते आपका पूरा करवा दिया, ठीक इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा देखिए करिए। बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने कहा है कि मैम मुझे फर्स्ट पेपर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो को स्किप मत किया करिए, ध्यानपूर्वक देखा करिए। ठीक है, उसको ध्यान से सुनिए, तभी आपको एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। और परेशान मत होइए, हर संडे को मैं आपके पेपर भी करवाती रहूँगी, यानी किस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, किस तरीके से अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न आते हैं, किस तरीके से लघु प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इनको भी कराऊंगी। अभी थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी। आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ जुड़े तो सारी चीज़ें कवर होंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।